आज हम एनसीईआरटी सीरीज में 7th क्लास की साइंस की किताब का 6वां चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है आपका भौतिक एवं रासायनिक चेंजेस, बदलाव। बदलाव हमारे जीवन में भी होते हैं और आपने फिजिकल चेंजेस भी देखे होंगे, किस तरीके से आपकी बॉडी में, आपकी फिजिकलिटी में चेंज आता है। साथ में आप केमिकल चेंजेस भी देखते हैं अपनी बॉडी में, जैसे जो डाइजेशन है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ऐसे बहुत से आपकी सराउंडिंग में भी चेंजेस होते हैं। आज हम उन सबको सम अप करने का कोशिश करेंगे, उन सबको समझने का प्रयास करेंगे। ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर से क्या सीखने मिलने वाला है। हमें यहाँ पर फिजिकल चेंजेस के बारे में पता चलेगा, केमिकल चेंजेस के बारे में पता चलेगा, और रस्टिंग, रस्टिंग को हिंदी में हम कहते हैं जंग लगना। याद करिए, जब आपका गर्मी के बाद जो बारिश में आप अपने कूलर को छत पर रख देते हैं और उस कूलर के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, आपके, मैं मेटल के कूलर की बात कर रहा हूँ, जो आपका मेटल शीट का कूलर होता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप देखेंगे डार्क ब्राउन से कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, उसी को जंग कहते हैं। आपकी छत पे पड़ा हुआ जो कबाड़ है उसमें भी कहीं कहीं आप देखेंगे पर्टिकुलरली डार्क ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाती है, वही आपकी जंग है, वही आपकी रस्टिंग है। हम उसका केमिकल फॉर्मूला भी जानने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपसे बात करूं चेंजेस की, तो चेंजेस दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं, एक आपका फिजिकल, एक आपका केमिकल। फिजिकल मतलब आपका भौतिक बदलाव, दूसरा आप केमिकल रासायनिक बदलाव की बात, दोनों जगह हम समझने वाले हैं ये किस तरीके के चेंजेस हैं। आप देखिए, जो शेप, साइज, कलर और स्टेट होती है वो पर्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। मैं आपसे बात करूंगा एक सोने के बिस्किट की। इमेजिन करिए आप बहुत अमीर हो गए, आपके पास एक 100 ग्राम का सोने का सिक्का है, सोने का बिस्किट जिसको आप कहते हैं कैडबरी। आपके पास एक 100 ग्राम की सोने की कैडबरी है। आप देखने वाले हैं सोने की जो कैडबरी है उसका एक शेप है, प्रॉपर एक कैडबरी, जैसे आपकी 10 रुपए की कैडबरी की चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क, उसी तरीके का शेप है। आप देखने वाले उसका एक पर्टिकुलर साइज होने वाला है, एक पर्टिकुलर शेप होने वाला है। आप देखने वाले क्यूबॉइडल शेप का होगा वो। उसका एक कलर होने वाला है, हल्का सा गोल्डन येलोइश कलर होगा, जो सोने का कलर होता है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं। साथ में उसकी स्टेट क्या होने वाली, उसकी स्टेट होने वाली सॉलिड। तो ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जान सकते। आप देखने वाले हैं जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने वाला है तो उनको आप कहने वाले हैं फिजिकल चेंज। आप अपनी बॉडी को देख लीजिए, आप अभी पतले हैं, काफी पतले हैं आप एक जिम गए और 3 महीने बाद आपने बढ़िया मसल्स बना लिए, वो भी एक फिजिकल चेंज बनेगा। आप बहुत मोटे हैं और आपने डाइटिंग करके, फास्टिंग करके, जिम करके आपने अपने वजन को घटा लिया, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। आप अपनी शेप और साइज में चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं, पर्टिकुलरली शेप में। आप इमेजिन करिए, इसी कैडबरी को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जो 100 ग्राम का सोने का बिस्किट था उसको आपने 10-10 ग्राम के सोने के छोटी छोटी डिबरियों की तरह चेंज कर दिया है। तो वो क्या होने वाला है, वो भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें आपने उसकी शेप को बदल दिया। अब आप देखिए, फिजिकल चेंजेस की जो मैं बात कर रहा था, इनमें जनरली ये बात होती है कि रिवर्सिबल होते हैं, इनमें बदलाव लाया जा सकता है। आप अगर पतले हो गए डाइटिंग करके, जिम जाके, आप फिर खाना चालू कर दीजिए, आप फिर जिम रोक दीजिए, आप वापस मोटे हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझने वाले हैं किस तरीके से जो चेंजेस होते हैं फिजिकल, वो रिवर्सिबल होते हैं, उनको आप वापस ला सकते हैं उनकी ग्राउंड स्टेट या उनकी इनिशियल स्टेट पे। यहां पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। आप देखेंगे अगर आपने वेट लूज किया तो आप ही हैं वो, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पर आपको कोई नया सब्सटेंस बनते नहीं दिखेगा। हमने अपनी कैडबरी के जब छोटे छोटे टुकड़े किए थे तब भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो था तो वो सोना ही। यहाँ पर सोने के 100 टुकड़े करने से भी सोने का जो बेसिक सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, बेसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। दूसरी तरफ आपसे मैं केमिकल चेंजेस की बात करूं तो आप ये देखिए किस तरीके का केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में आप देखेंगे 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होने वाले। चाहे मैं आपसे केमिकल फॉर्मेशन में बात करूं, किस तरीके से आपका वाटर बनता है। आप देखते हैं वाटर हम जब बनाते हैं, H2O बनाते हैं। आपको मैं एक रफ केमिकल इक्वेशन बता रहा हूं, ये बैलेंस नहीं है। आप देखने वाले हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देता है। इस तरीके से चीजें चलती है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ये जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर बन रहे हैं तो वो केमिकल चेंज है। याद करिए, मैंने एसिड और बेस के बारे में आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। जब एसिड और बेस मिलते थे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा था, ये हमने पढ़ा था। याद करिए, मैंने आपको बताया था आप H2SO4 ले लें या उसके साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो आपको सॉल्ट और साथ में वाटर मिलने वाला है। आप देखेंगे आपको NaSO4 सॉल्ट मिलने वाला है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट मिलने वाला है, साथ में आपको मिलने वाला है वाटर। इस तरीके के रिएक्शन जब देखेंगे, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं या नहीं, ये आपको समझ में आएगा, ये आपका केमिकल रिएक्शन होता है। आप देखने वाले जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस तो हमने देख लिए हैं, आप केमिकल चेंजेस के एग्जांपल देखें। पर्टिकुलरली डाइजेशन की बात करूं, हमने डाइजेशन भी पढ़ लिया है। याद करिए, हमने डाइजेशन पढ़ा था, आपका तमाम जो भी आपकी ब्यूबिकल डक्ट होता है और सारी जो भी चीजें आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेशन का पूरा, किस तरीके से वो माउथ से चालू होता है और एनस पर खत्म होता है, ये हमने पढ़ा था।
यहाँ पर आप देखें डाइजेशन में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, अलग अलग जूसेस रिएक्ट करते हैं और उससे अलग अलग आपके रिजल्टेंट्स मिलते हैं। आपका जो पकना होता है फ्रूट्स का, जो आपके फल पकते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसकी शेप साइज में तो चेंज आ रहा है, लेकिन साथ में वो चेंज जो आ रहा है उससे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। उस नए प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है उसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते, आप वापस फल से फूल नहीं बना सकते। यू कैन नॉट चेंज द फ्रूट इनटू अ फ्लावर। द फ्लावर विच हैज टर्न्ड इनटू अ फ्रूट कैन नॉट बी टर्न्ड बैक टू अ फ्लावर। आप देख सकते हैं इरिवर्सिबल चेंज। आप फर्मेंटेशन देखिए ग्रेप्स का, ग्रेप्स से जो वाइन बनाई जाती है वो भी एक केमिकल चेंज है। आप देखने वाले हैं आपके घर में जब दूध फट जाता है, जब आपका दूध फट जाता है तो दूध फटने के समय आप देखने वाले हैं ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका दही बन जाता है। इस तरीके की जो चीजें होती है, जो दही बन रहा है आपका, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते क्योंकि इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। और आपको मिल्क, जब मिल्क में जो चेंज आ रहे हैं उससे आपको देखने मिल रहा है एक नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बन रहा है दही। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको केमिकल चेंजेस में समझ में आती हैं। आपकी डेली लाइफ में भी आपको बहुत से केमिकल चेंजेस देखने मिलते हैं। याद करिए, अगर आप दवाई खाते हैं, जब आपको डायरिया होता है तब आप नॉर्फ्लॉक्सिन टीजेड खा लेते हैं, आप ओआरएस पीते हैं, और भी तमाम इस तरीके की जो जिंक टैबलेट्स होती हैं उनको आप कंज्यूम करते हैं, और भी बहुत बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन सब में आप जो केमिकल्स या फिर जो मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन का ही एंड प्रोडक्ट होती है। आपको जो सॉल्ट से बनाई गई मेडिसिन होती हैं उसमें आप देखेंगे एक केमिकल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो आपको एज ए मेडिसिन दिए जाते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आने वाला है कि आपके डेली लाइफ में, चाहे आप बात करें प्लास्टिक मटेरियल की, चाहे आप वॉशिंग सोडा, आप कोई भी वॉशिंग सोडा यूज करते हो, घड़ी जिसमें पहले इस्तेमाल करना है फिर विश्वास करना है, या फिर आप दाग अच्छे यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, हर जो डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हैं वो एक केमिकल है। प्लास्टिक्स की बात करें तो आपका जो नहाने का मग्गा है या फिर बाल्टी है, या फिर आपके खाने पकाने का जो हैंडल, जो आपके बर्तन का हैंडल है, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन से बनाए गए। ये आपको समझ में आना चाहिए। द हैंडल ऑफ द यूटेंसिल्स और द बकेट विच यू यूज फॉर बेदिंग, ऑल दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स एंड विच इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। आपको ये चीजें समझ में आ रही है, इससे आपको समझ में आएगा कि हर दिन नए नए मटेरियल्स डिस्कवर हो रहे हैं, नए नए मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ने आता है। ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जो केमिकल चेंजेस के थ्रू बन रहे हैं उनके बारे में। नए सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल चेंजेस से, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। ये जो केमिकल चेंजेस के रिएक्शन है या फिर केमिकल चेंजेस के जो प्रोडक्ट है, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, और ये जो है इनकी जो लिस्ट है वो और एक्सपेंसिव होती जाएगी। अब हम बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपको मैं बताता हूं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें आपको हीट निकलेगी, हीट इमिट होगी, लाइट इमिट होगी, या फिर रेडिएशन निकलने वाली। और इनको आप ये देखने वाले, या तो ये एब्जॉर्ब होंगी, या तो इनको खींच लिया जाएगा अपनी तरफ, सोख लिया जाएगा, या फिर इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, गिवन ऑफ कर दिया जाएगा। तो दोनों चीजें होने वाली, या तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर आप हीट को इमिट कर देंगे। जब आप हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो आप उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक, एंडो मतलब हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, और जब हीट को इमिट किया जाता है तो आप उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, हीट को बाहर दे दिया गया है, द हीट इज गिवन आउट। इस तरीके से लाइट और अदर रेडिएशंस भी निकलती हैं या एब्जॉर्ब की जाती है। आप देखने वाले साउंड भी प्रोड्यूस होता है। अब आप सोचेंगे केमिकल रिएक्शन में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मैं सबके एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको याद रखने में परेशानी ना। कहीं कहीं आप देखने वाले पर्टिकुलर एक स्मेल जो होती है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जी हाँ यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। याद करिए वो केमिस्ट्री लैब में H2S जो आपका रॉटन एग की स्मेल आती थी, वो किस रिएक्शन से आती थी, आपको याद आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से कलर चेंज होते हैं। याद करिए, हमने जब बॉइलिंग वाटर के बारे में पढ़ा था तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ा था। हमने जब एसिड या फिर बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बात की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से आपका लिटमस पेपर कलर चेंज कर रहा है। ये कलर चेंज भी आपको केमिकल रिएक्शन में समझ में आता है। साथ में आप देखने वाले हैं गैस फॉर्म हो सकती है, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन ऑफ गैस भी देखने मिलेगा। यहाँ से आपको H2S के बारे में समझ में आएगा कि मैं क्यों बात कर रहा था। अलग अलग इसके एग्जाम्पल है। आप देखिए दिवाली पे जो आप पटाखे फोड़ते हैं, आप खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, वो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं साउंड जनरेट हो रहा है, साउंड निकल रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। आप देखने वाले हैं साउंड के साथ क्या होने वाला है, लाइटिंग भी होने वाली, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो गया। साथ में आपके साउंड और लाइट के साथ आपकी गैसेस भी जनरेट होंगी, गैसेस भी इमिट होने वाली हैं। तो आपको मिल गया एक बढ़िया सा एग्जांपल जिसमें आपके तीनों चीजें आपको मिल रही हैं, तीनों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, साउंड, लाइट एज वेल एज गैसेस, और तीनों इमिट की जा रही है। इसी तरीके से और भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें आप देखने वाले हैं इनको किसी न किसी चीज को, चाहे लाइट को या गैसेस को, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। इस तरीके के रिएक्शंस आपको देखने मिलने वाले। आप देखिए आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपकी जनरल लाइफ में आप देखने वाले हैं, आप एप्पल को काट के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर तक मत खाइए, वो ब्राउन कलर में तब्दील होने लगता है। आप केले को मत खाइए ज्यादा दिन, तो केला जो है आप देखने वाले हैं डार्क कलर के पैचेस उसकी स्किन पे पड़ने लगते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जो डार्क कलर का पैच पड़ गया है केले पे, आप उसको वापस
जैसा पहले था वैसा नहीं बना सकते, वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब हम बात करने वाले रस्टिंग की, तो याद करिए जब आप लोहे के टुकड़ों को, चाहे आपके पाइप के टुकड़े हैं या जो भी आपके लोहे के टुकड़े हैं, उनको आप ओपन में डाल देते हैं, आपने छत पर डाल के आप भूल जाते हैं उनको, एक बारिश दो बारिश तक भूलते हैं, बाद में आप देखते हैं तो एक ब्राउनिश कलर का एक सब्सटेंस उनके ऊपर आ जाता है, एक डार्क ब्राउन कलर की एक लेयर उन पर चढ़ जाती है, और उसी सब्सटेंस को आप रस्ट कहते हैं, उसी सब्सटेंस को आप हिंदी में जंग कहते हैं। जब आप कहते हैं अरे इस पाइप में जंग लग गया है, मेरा जो कूलर था उसमें जंग लग गया है, या फिर आपकी तमाम जो भी चीजें होती है मेटल की उन पे जंग लग जाता है। आप देखने वाले हैं पार्क के जो आयरन गेट्स होते हैं, लोहे के गेट आपके पार्क में लगे होते हैं, या फिर आपके जो फार्मलैंड वगैरह में गेट लगे रहते हैं, आपके जो घर के बाहर लोहे के गेट लगे रहते हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं जंग पकड़ जाती है। आपके गार्डन में, लॉन में, किचन में, तमाम जगह जहां पर भी आप देखने वाले हैं, आपका जो आयरन है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने वाला है मॉइस्चर के, वहां पर आपको रस्टिंग देखने मिलती है। आप अपना जो रोटी बनाने वाला तवा है उसको देखिए, उस पर भी आपको रस्टिंग मिलने वाली है अगर उसको उसी तरह से ज्यादा दिन के लिए छोड़ दिया जाए। एक और बात आपको समझने की जरूरत है, जो आयरन है, आयरन का आर्टिकल है, और जो रस्ट है, वो दोनों अलग चीज है। ये आपको समझने की जरूरत है, और आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि जब भी आप उसको खुले में छोड़ते हैं तो उसमें रस्टिंग लग जाती है। अब खुले में छोड़ने में ऐसा क्या होता है कि उसमें रस्टिंग लग जाती है, ये हम समझने का कोशिश करते हैं। रस्ट जो है वो रस्ट अलग है, आयरन अलग है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों भाई भाई नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग घरों में रहते हैं, साथ में नहीं रहते। ये मैं आगे भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से होता है। रस्ट देखिए, ये पुरानी कुर्सियां रखी रहेंगी, पुराने पलंग हैं, चैनल है, रेलिंग्स है, यहाँ पर हर जगह पर आप देखेंगे जो भी बचा कुचा कचरे वाला सामान है, इसमें आपको रस्टिंग देखने मिलने वाली है। एक ब्राउनिश कलर की एक सेपरेट लेयर जो है वो चढ़ जाएगी। आपका जो आयरन है, आयरन का सरफेस के ऊपर आप देखने वाले हैं इस तरीके की ब्राउन सरफेस आप पे चढ़ जाती है, और इसको आप कहते हैं रस्ट। अब हम ओजोन की बात करें, हम केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल चेंजेस की बात कर रहे थे। केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस में आपसे मैं ओजोन की बात करूंगा। ओजोन जो है वो हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस सन के द्वारा आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा उन अल्ट्रावायलेट रेस को, तो ओजोन जो O3 होता है वो डिप्लीट हो जाएगा, और डिप्लीट होकर वो ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। आप देखने वाले हैं किस तरीके से दो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, एक ऑक्सीजन आपका निकलने वाला O2, साथ में आपको नेसेंट ऑक्सीजन भी मिलने वाली। नेसेंट का मतलब है ये फ्री रेडिकल फॉर्म में है, ये रेडी टू रिएक्ट होती है, इसको आप इंस्टेंटली ये रिएक्ट कर जाती है। ये आपको समझ में आना चाहिए ओजोन के बारे में। यहाँ पर यही पूछा जाता है किताब में, क्या ये केमिकल चेंज है? तो स्वाभाविक सी बात है ये केमिकल चेंज है, क्योंकि आप वापस ओजोन को नहीं बना सकते जब तक आप इस तरीके जो प्रोडक्शन होने वाला है ओजोन का वो अलग तरीके से होने वाला है। अब देखिए, आप अल्ट्रावायलेट रेस जो आपके ओजोन को एब्जॉर्ब, जो अल्ट्रावायलेट रेस ओजोन एब्जॉर्ब कर रही है, उससे आपको कितने फायदे। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली आप तक पहुंचती हैं तो आपकी स्किन को बहुत सारी परेशानी हो सकती है, और बहुत सारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आपको स्किन कैंसर हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ओजोन लेयर है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह ओजोन लेयर आपको अल्ट्रावायलेट से बचाती है। हम आयरन रस्टिंग की बात कर रहे थे, हम उस पर और जरा गौर करते हैं और हम समझने के प्रयास करते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं, किस फैक्टर की वजह से आपकी आयरन रस्टिंग होती है। आप देखेंगे आपका जो आयरन आर्टिकल है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है, और वो बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता। आयरन आर्टिकल जैसे आपके ब्रिजेस देखें जो लोहे के बने हैं, आप जहाजों की बात करें, कार की बात करें, ट्रक की बॉडी की बात करें, ये तमाम चीजें जो आयरन से बनी है, ये एक समय बाद आप देखने वाले हैं धीरे धीरे रस्टिंग होने के बाद ये कमजोर हो जाती है। और इनमें रस्टिंग की वजह से जो आपका आर्थिक, जो आपका मॉनेटरी, जो आपका खर्चा पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए, अगर ब्रिज में जंग लग गई तो ब्रिज को आपको मेंटेन करने में कितने लाखों से करोड़ों से पैसे लग जाते हैं। शिप्स की बात करें तो शिप्स भी मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं रस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा आता है। हम जरा केमिकल रिएक्शन समझते हैं, इवन दो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी कभी आपसे केमिकल रिएक्शंस बैलेंस नहीं करवाने वाली, ना आपसे पूछने वाली, लेकिन किताब में दिया है और मैं किताब में जो भी दिया है उसको नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। गौर फरमाए, 2 मिनट का काम है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आयरन जिसको हम Fe कहते हैं, आपको ये पता होगा, आयरन को आप जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है या फिर केमिकल रिप्रेजेंटेशन में आप Fe कहते हैं, और ऑक्सीजन को आप O2 से डिफाइन करते हैं, O2 से डिनोट करते हैं। ये जब आपके वाटर से मिलने वाला है, ऑक्सीजन आपको हवा में मिल जाएगा और वाटर जो है मॉइस्चर में भी मिल सकता है और आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ये जब मिलने वाले हैं तो आपको आयरन ऑक्साइड मिलने वाली है, जो आपकी रस्ट होती है। ये ब्राउनिश कलर की जो रस्ट है उसको ही आप आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3। अब हम रस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो रस्टिंग के लिए जो प्रोडक्ट, जो आपके रिएक्टेंट की जरूरत है, कि आखिर रिएक्टेंट्स अगर नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होने वाला है। इस तरफ आपको जो Fe2O3 दिखा था, फेरिक ऑक्साइड दिखा था, वो कैसे आने वाला है। अब यहाँ पर आप समझे, पहले तो आपको चाहिए एक आयरन,
का कोई सब्सटेंस, आप पाइप ले लीजिए, आप शीट ले लीजिए, जो आपको समझ में आए, आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी भक्ति अनुसार। आप देखने वाले आयरन मिल जाएगा, आयरन के साथ आप देखिए ऑक्सीजन चाहिए आपको, ऑक्सीजन आपको हवा से मिल जाएगी। साथ में आपको पानी चाहिए, तो पानी आप या तो बारिश का पानी है, या फिर पानी जो भी कहीं थोड़ा सा भरा रहता है, या फिर आपको पानी जो मिलने वाला है वो मॉइस्चर से मिल जाने वाला है, जो मॉइस्चर एयर में है उससे मिल जाने वाला है। आपको यहाँ से एक चीज और समझ में आ गई होगी, ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर रस्टिंग के केसेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। आप देखिए कैसे हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है, हमें कैसे रस्टिंग रोकनी है, जिससे हमारा जो लाखों अरबों का नुकसान है वो हम रोक पाए। इसके बारे में भी किताब में चर्चा की गई। हमें कैसे रस्टिंग रोकनी है, उसके लिए आपको एक बात समझनी चाहिए, रस्टिंग में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें उनकी सप्लाई कम कर दो। ये वॉर टैक्टिक्स में भी होता है कि अगर आपको एक फौज को हराना है तो उसका राशन बंद कर दो, उसका रसद बंद कर दो। जब दाना पानी नहीं होगा तो अपने आप जो फौज है आपकी घुटने पर आ जाने वाली है। उसी तरीके से अगर आपको आयरन की रस्टिंग रोकनी है तो या तो ऑक्सीजन को कट कर दो आप, या फिर जो वाटर से जो कॉन्टैक्ट होता है, वाटर सप्लाई होती है, उसको आप कट कर दो। अब यहाँ पर देखने वाले सीधा साधा रास्ता बताया है कि आपका जो आयरन का कंपोनेंट है उसमें आप पेंट लगा दीजिए, उस पर आप ग्रीस लगा दीजिए। इससे क्या होने वाला है, एक ग्रीस की लेयर या पेंट की लेयर बन जाएगी और डायरेक्टली ऑक्सीजन या फिर वाटर इस पर काम नहीं कर पाएगा। लीजिए, परेशानी का सॉल्यूशन निकाल लिया गया। इसके बाद आप देखने वाले हैं, इनको आप रेगुलरली करते हैं तो इससे आप रस्टिंग को रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और दूसरा तरीका जो काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, उसको आप कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपको देखने मिलेगा कि दूसरे मेटल्स की एक लेयर को चढ़ा दिया जाता है आयरन के ऊपर, चाहे वो मेटल क्रोमियम हो या फिर जिंक हो। इस तरीके के मेटल्स को आपको देखने मिलेगा आयरन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ताकि आयरन में आपको रस्टिंग ना देखने मिले। पर्टिकुलरली जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसमें हम नहीं जाने वाले हैं, हमें बिल्कुल एक केमिस्ट नहीं बनना है, या फिर हमें केमिस्ट्री के ज्ञाता नहीं बनना है, इसीलिए मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस याद रखें, इसमें आपका जो आयरन होने वाला है उस पर आपकी जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है, इतना सफिशिएंट होगा। आपके जो घर के पाइप होते हैं जिनमें वाटर का आप देखने वाले वाटर चैनल होता है, आपके जो पाइप्स होते हैं प्लम्बिंग वगैरह में जो आप यूज करते हैं पानी की सप्लाई के लिए घरों में, वो भी गैल्वेनाइज्ड होते हैं, उन पर भी जिंक की कोटिंग होती है, ताकि उनमें लॉन्ग टाइम में रस्टिंग ना आए, लॉन्ग टाइम कंजम्पशन में उनमें रस्टिंग ना हो। अब हम जहाजों की बात करें, जहाजों का बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई साहब। यहाँ पर आप समझेंगे एक चीज, जैसे आपका जहाज है, अब जहाज के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आधा से हिस्सा जो जहाज का होता है आपका, आधा से हिस्सा तो वो पानी में डूबा रहता है। ये जो आपका पानी है ये आपका आरओ वाटर तो है नहीं, ये आपका वाटर होने वाला है सॉल्टी वाटर होने वाला है, क्योंकि ये सी में, ओशंस में ये शिप चलने वाला है। जब ये सी या ओशन में चलने वाला है तो ये सॉल्ट वाटर है, इस पर डायरेक्ट एक्शन करेगा और आपका जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो और ज्यादा एक्सेलरेटेड हो जाएगा। और जब रस्टिंग का प्रोसेस एक्सेलरेट होने वाला है तो आपको इससे समझ में आना चाहिए कि शिप में मोटा खर्चा आने वाला है मेंटेनेंस करने का। आप देखने वाले शिप में रेगुलर पेंट करते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं शिप के जिसको आपको बदलना ही पड़ता है, उसमें कोई रास्ता नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ी परेशानी। एक पिक्चर है एस्केप प्लान, जो आपकी काफी पुरानी पिक्चर तो नहीं है, सिल्वेस्टर स्टेलियन की पिक्चर है। उसमें ये इस तरीके से दिखाया गया कि आपके जो शिप है उसको आप एल्यूमिनियम का बनाते हैं, क्यों बनाते हैं उसके रीजन, स्टील का बनाते हैं क्यों, थोड़ी सी उस पर स्टडी दी गई। अगर आपने देखी अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आपने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिस कर दी। चलिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि जो सॉल्ट है वो किस तरीके से डायरेक्ट एक्शन करने वाले हैं और रस्टिंग होने वाला है। पेंट करने के बावजूद भी इसके ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है डैमेज का, रस्टिंग का, और इसी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आयरन के होते हैं उनको रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है, लगभग हर साल रिप्लेस करना पड़ता है। अब एक और नई बात करता हूं मैं, आपका जो स्टील का स्केल बना होता है, जिसे आपको बचपन में मैडम आपके हाथों पर माना करती थी, वो स्टील का जो स्केल है भाई साहब, वो भी आपका स्टेनलेस स्टील का बना है ताकि जंग ना लगे और मैडम को बार बार वो स्केल ना खरीदना पड़े। अगर एक बार खरीद लें तो कम से कम 10 से 15 साल वो उससे बच्चों को मार पाए। यहाँ पर मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियसली नहीं लेना है, मॉरल आउटरीच की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखने वाले स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें आप देखेंगे आयरन, कार्बन और कुछ मेटल्स होते हैं। पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज, इस तरीके के मेटल्स का यूज किया जाता है। आपके जो टूल्स होते हैं, जो आपके टूल्स हैं, रेंच है या फिर टूल के अलग अलग नाना प्रकार के जो पाने होते हैं, चाहे आपका स्क्रू ड्राइवर है, उनको भी इसी स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है ताकि आप उनको लंबे समय तक यूज कर पाए और उनमें जंग ना लगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रोक सकते हैं जंग लगने को, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे पेंट करें, गैल्वेनाइजेशन करें, या फिर आप उसको एक तरीके से स्टेनलेस स्टील बना दें दूसरे मेटल्स को मिक्स करके। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में हम बांट के पढ़ें तो एक हो गया क्रिस्टल, और लाइजेशन मतलब एक प्रोसेस हो रहा है। तो क्रिस्टल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको ही आप क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। यहाँ पर आपको देखने वाले हैं, जैसे ही आप याद करिए, हमने नमक बनाने की प्रक्रिया समझी थी कि आप सी वाटर को इसमें भर दीजिए,
इस पे धूप पड़ेगी और सी वाटर उड़ जाएगा, जो बचेगा वो नमक है। लेकिन इस तरीके से आपको प्योर नमक नहीं मिलने वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट। इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जो दानेदार नमक होता है, टाटा नमक, याद करिए, दाने दाने में देश का दम और उस तरीके के पता नहीं क्या क्या आपको जिंगल सुनने मिलते हैं। वैसे विमल का जिंगल है दाने दाने में केसर का दम, वो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो मैं आपसे बात कर रहा था किस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टल्स आपको देखने मिलेंगे प्रॉपरली नहीं बने होंगे। जो आपके लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस के होते हैं, और यहीं पर आप देखने वाले इनको बनाने का जो फॉर्मूला होता है, कैसे इनको सॉल्यूशन से निकाला जाता है, सॉल्यूशन से बना दिया जाता है, उसको आप कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ने मिलने वाली है, और ये जो एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन, इस पे फोकस करें। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, आपका जो क्रिस्टल है वही आपको मिल रहा है। अब जब क्रिस्टल ही मिलने वाला है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है किताब में। मैं मानता हूं आपको एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस मेरे साथ आप 10 सेकंड रहिए, आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा। आपको पानी लेना है, पानी के अंदर आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। आप इसके साथ आप इसको हीट करना चालू करेंगे और फाइनली आप कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। पाउडर डालें, गौर फरमाएं, मैं पाउडर की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे आप देखने वाले हैं आप कॉपर सल्फेट इतना मिलाएं ताकि आपको समझ में आ जाए इसके आगे ये डिसॉल्व नहीं होने वाला है। मतलब ये जो आपका सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट जब आपका सोल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद आप इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रखने वाले। जैसे ही आप इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद आप फाइनली देखने वाले हैं आपको बढ़िया फाइन क्रिस्टल्स मिल जाएंगे कॉपर सल्फेट के, CuSO4 के आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपने जो पाउडर CuSO4 था उसको आपने क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए इस प्रोसेस को आप क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। तालियां। और ये देखिए पिक्चर में ये दिखाया गया है किस तरीके से आपके क्रिस्टल्स बन रहे हैं। अब हमेशा की तरह परंपरा अनुसार हम ये देखने वाले हैं आपने क्या सीखा। इस स्लाइड को पॉज करें और स्लाइड के जो आपके ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट है इनका जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिए होंगे। सबसे पहला सवाल है, कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। मैंने आपको बताया था अगर आप शेप चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, कलर और जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको अगर चेंज कर रहे हैं, तो वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं, फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल रिएक्शन होता है। आप देखने वाले हैं आप लॉग को कट कर रहे हैं, जैसे हमने सोने की कैडबरी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, वैसे यहां पर हो रहा है। इसको एक केमिकल चेंज कर रहे हैं जो कि सरासर झूठ है, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। आपको मैंने ये बताया था, हमने कंपोस्ट बनाना सीखा था पिछले साल, पिछली जो 6th क्लास की एनसीईआरटी थी उसमें हमने कंपोस्ट बनाया था। वहां मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर केमिकल चेंज होता है जिसमें आपकी मीथेन निकलने वाली है, मीथेन एमिट होने वाली है, और साथ में और भी चीजें और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसीलिए ये जो है ये फिजिकल चेंज नहीं होगा, ये केमिकल चेंज है, इसीलिए ये भी सरासर गलत है। तीसरा है, आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। ये हमने पढ़ा आपके घरों में जो होता है, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट सही हो जाती है। चौथी स्टेटमेंट है, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। तो मैंने ये कहा था ये दोनों भाई भाई नहीं है, ये दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं। ये भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये सेम सब्सटेंस नहीं है, ये डिफरेंट सब्सटेंस है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स। आखिरी स्टेटमेंट है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। आपको मैंने बताया कि आप पहले पानी लीजिए, उसको उबाल के आप स्टीम बना दीजिए, स्टीम को आप ठंडा करके वापस आप पानी ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या पानी में बदलाव आया? यहाँ पानी से शुरू हुए थे, पानी पे आ गए। कोई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या रिवर्सिबल चेंज है? बिल्कुल रिवर्सिबल चेंज है। पानी से हमें पानी मिल गया, इनिशियल स्टेज पे हम फिर से वापस आ गए, ग्राउंड जीरो रिस्टोर्ड। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ये भी आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज। यहां तक क्लियर हो गया? ये हमारा 6th चैप्टर था, हमने 6th चैप्टर पढ़ दिया है 7th क्लास की एनसीईआरटी का। आगे आने वाले किस जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हम 7th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।